हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो क्लास है ये 8 बजे हम डेली शाम को 8 बजे आते हैं, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, मिक्सअप हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन। और मैं अभी कुछ दिनों से हिंदी के अब 60 प्रश्न लेकर आता हूँ। कितने? 60। बेहतरीन 60 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी जुड़ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है, सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, जुड़ जाइए आप। तो रात्रि 8 बजे मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी का मैं मॉडल पेपर करवाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये जो मॉडल पेपर है तो किस में, ये हिंदी के प्रश्न किस एग्ज़ाम के लिए हैं? तो आप किसी का भी पेपर देते हो, आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, आप फॉरेस्ट गार्ड, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस स्पेशल, इसमें लोगो भी यूपी पुलिस का लगा है, किसी का भी एग्ज़ाम दो, भले ही यूपी पुलिस का लोगो लगा है, आप किसी का भी एग्ज़ाम दो। या 8 बजे वाली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जुड़ जाइए आप हमारे साथ। डेली मैं 8 बजे आता हूँ, बहुत शानदार हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन 60 प्रश्न लेकर आते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम यहीं देते हैं। बहुत शानदार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन 60 प्रश्न। आइए एक बार फिर से बेहतरीन 60 प्रश्न। चलिए, आज का हमारा प्रश्न ये रहा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं हम। बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो क्या होगा? चतुर का समानार्थी कौन नहीं है? सर चतुर का क्या होता है? हाजिर जवाब होता है, बिल्कुल। तीव्र बुद्धि होता है, खुदगर्ज होता है। लेकिन चतुर का कुशल नहीं होता। चतुर अलग बात है, कुशल होना अलग बात है। कुशल होता है एक्सपर्ट, आप किसी काम को करना जानते हैं तो वो होगा कुशल। वो उसमें चतुराई से कोई लेना देना नहीं है। आंसर सही होगा डी। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न, रात्रि 8 बजे एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न। चलिए, घोटक का तद्भव रूप क्या है? बताइए। घोटक का तद्भव रूप क्या है? चलिए बताइए। सर घोटक का तद्भव क्या होगा? सर घोटक का तद्भव क्या होता है? घोटक का तद्भव घोड़ा होता है, घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, नए प्रश्न रोज मिलेंगे, तभी तो मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं रात्रि 8 बजे। सर ये लिखा है ना, सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ड में सा के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? क्या क्वेश्चन समझ पाए तो आंसर बताइए। रात्रि 8 बजे नए प्रश्न आपके लिए होते हैं। मैं नए प्रश्न लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हर रोज़ नए प्रश्न लाऊं। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए ये लिखा है सर, वो कह रहा है कि इस सा की जगह ये वाला सा लगाना है, मतलब ऐसे। यदि इस सर मीन्स सरोवर होता है तालाब, सरोवर मीन्स क्या है? तालाब। यदि पहला जो सर लिखा है इसमें तालाब है, तो ये वाला सर, ये सा लगा दिया तो अब क्या कहलाएगा? तो इस सर का अर्थ चेंज हो जाएगा। ये जो सीटी वाला सा और रा है, अगर ये लिखा जाए तो इस सर मीन्स होता है बाढ़। ऑप्शन सी होगा, बाढ़।
नए प्रश्न हैं, प्रश्न को पूछने का तरीका नया है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। हिंदी के बेहतरीन 60 प्रश्न फिर से मैं आज लेकर आया हूँ। चलिए बताइए, खाली स्थान है सर? हाँ, खाली स्थान है। चंगा तो कठौती में, फिर खाली स्थान। लोकोक्ति को पूरा करिए, क्या भरा जाएगा? भरिए लोकोक्ति को। सर क्या आएगा यहाँ, क्या भरा जाएगा, क्या आप बताएंगे? तो सर मन चंगा, यहाँ भरा जाएगा मन, मन चंगा तो, और यहाँ भरा जाएगा कठौती में गंगा। लोकोक्ति पूरी कैसे होगी? पहले खाली स्थान पर मन और दूसरा जो है तो गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, दीजिएगा जवाब। आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा? वृष्टि मीन्स होती है वर्षा। आवश्यकता से अधिक यदि बारिश हो जाए, वृष्टि हो जाए, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 60 प्रश्न एग्जाम में छपने वाले। रात्रि 8 बजे जरूर आइए, जरूर आइए। सर जो वृष्टि है ना, अत्यधिक वृष्टि को सर अतिवृष्टि बोलते हैं। अनावृष्टि या अधिवृष्टि मत लगाइएगा, अतिवृष्टि। ऑप्शन सही होगा सी, अतिवृष्टि। जब अधिक वर्षा हो, अधिक वृष्टि हो तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। और हमारा अगला सवाल है, बताना। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अपत कटीली डार कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सर कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। कैसे? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली नार। देखिए यहाँ पर क्या है, अली मीन्स होता है भंवरा, भंवरा। यहाँ पर एक प्रेम का भंवरा और गुलाब के माध्यम से अपने प्रेम की बात को व्याख्या कर रही है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। जो भंवरा है गुलाब में तो पहुंच गया है, गुलाब की सुगंध तो ले रहा है, लेकिन कटीले कांटों के बीच में है। कांटे हैं ना, गुलाब में कांटे होते हैं। तो प्रेम की व्याख्या कर रही है। तो जब कोई व्यक्ति कोई बात कहे, किसी का सहारा लेके कोई बात कहे, तो वो अन्योक्ति अलंकार होता है ना। दूसरे पर के माध्यम से अपनी बात कोई कहे तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। आंसर सही होगा सी। और चलिए, अध जल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? यदि पता है तो बताइए। अध जल गगरी छलकत जाए, बहुत शानदार। इसी तरह जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। रात्रि 8 बजे आ जाइए, डेली आइए रात्रि 8 बजे। चलिए बताइए, अध जल नगरी छलकत जाए। अच्छा, मुहावरे के लिए वाक्य का प्रयोग बताइए। तो अध जल नगरी नहीं है, गगरी होना चाहिए, है ना। गलत प्रिंट है, पढ़ा पहली बार तो हमने सही पढ़ा था। अध जल गगरी छलकत जाए ये होना चाहिए। तो सही, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, अध जल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन सही होगा सी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए रेखांकित वाक्य में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। अच्छा, उप प्रधानाचार्य में कौन सा, ये जो रेखांकित शब्द है ना, इसमें बताइए उप प्रधानाचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है, तद्भव है या देशज है? बताइए। सर उप प्रधानाचार्य में पहली बात तो उप उपसर्ग है, और उप उपसर्ग किस भाषा का उपसर्ग है? सर ये हिंदी का है, लेकिन ये तत्सम उपसर्ग है। तो किस कोटि का उपसर्ग है? उप प्रधानाचार्य में तत्सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है?
तत्सम उपसर्ग है। और चलिए आगे और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? बताइए, पता है तो। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मैथिली शरण जी कौन सी रचना नहीं है इनकी। सर, मेघनाथ वध ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, कादंबरी भी है, अर्जन विसर्जन भी है, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं है। प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। क्लास खत्म हो तो कमेंट करना प्रदक्षिणा किसकी है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्लास समाप्त हो तो होमवर्क करके बताना प्रदक्षिणा किसकी रचना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार। तभी मैं कहता हूँ रात्रि 8 बजे आइए, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं, बहुत शानदार प्रश्न। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये सर कौन सा वाक्य है? सबने किया है, इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है सर? ये तो इच्छावाचक वाक्य है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्नों का सफ़र 8 बजे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 60 प्रश्न हिंदी के। कितने? 60 बेहतरीन प्रश्न, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न लेकर आता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। चलिए चलिए, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी क्या है? कृपण का विलोम बताइए। सर, कृपण का विलोम होता है दानी। अच्छा, कृपण मीन्स होता है लेने वाला, और दानी मीन्स होता है देने वाला, और इसका विलोम उदार भी होता है, उदार। कृपण का विलोम होता है दानी या उदार, उधार नहीं। कौन सा होता है? उदार। या तो दानी होता, ऑप्शन में नहीं है तो उदार। तो कृपण का विलोम क्या है सर? उदार है। ये उधार नहीं, उधार होता है किसी से कोई वस्तु मुफ्त में ले लो, है ना, पैसे ना दो और उसे मुफ्त में उधार ले लो, बोलो कुछ दिनों बाद देंगे, तो वो उधार है ऑप्शन डी में। लेकिन कृपण का विलोम उदार होता है, ऑप्शन सी। चलिए, पता है तो बताइए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? नया प्रश्न होगा आपके लिए, नया प्रश्न है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? जब रस उत्पत्तित होता है, क्वेश्चन का मतलब समझिए, जब रस निकलता है तो आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो सर अनुभाव, इस प्रश्न को रट लीजिए। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बताइए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। सर ये कहाँ मिलता है? सर ये तो ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल। छंद का, अच्छा, छंद की रचना सबसे पहले किसने की थी? पिंगल ऋषि ने की थी, पिंगल ऋषि ने। और सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन छंदों की व्याख्या, छंदों को बहुत विस्तृत किसने समझाया था? पिंगल ऋषि ने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से समझाया। पिंगल शास्त्र में एक किताब लिखी थी, पिंगल शास्त्र। पिंगल ऋषि ने पिंगल शास्त्र लिखी और छंदों को बड़े विस्तृत रूप से समझाया। लेकिन पूछा जाए कि छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला, तो ऋग्वेद में मिला है। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक देशीय का विलोम शब्द बताइए। एक देशीय का विलोम शब्द बताइए।
जो एक देश का हो वो एक देशीय, जो बहुत देशों का हो बहुदेशीय, बहुदेशीय। सर सर्वदेशीय यानी बहु। ऑप्शन सही है ए, एक देशीय का बहुदेशीय होता है। चलिए बहुत शानदार। चलिए ग्रीस में कौन सी संधि है बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। रात्रि 8 बजे आ जाइए। एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हर टॉपिक से लगभग प्रश्न होते हैं। शानदार रात्रि 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो। चलिए ग्रीस में कौन सी संधि है सर? गिरिधन, गिरिधन ईस, इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन सही होगा बी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे चलिए, आगे बढ़ जाइए आगे। चलिए अगला 16वां प्रश्न है, कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताइए। वाक्य में कौन सा विशेषण है पहले ये बताइए, विशेषण है कौन? सो सर विशेषण है कुछ। यहाँ पर वाक्य में विशेषण है कुछ। अब कौन सा विशेषण है सर? कुछ संख्या को बताता है। अब कैसी संख्या बताता है? अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ है संख्यावाचक। तो सर कुछ संख्यावाचक विशेषण है। कुछ कैसा विशेषण है? संख्यावाचक। अगर ऑप्शन में होता अनिश्चित संख्यावाचक तो हम संख्यावाचक पर टिक नहीं करते, अनिश्चित संख्यावाचक पर टिक लगा देते। और 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि पापी का स्त्रीलिंग क्या है? पता है तो बताइए, पापी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन होता है। पापिन, पापनी नहीं होता, पापिन होता है। ऑप्शन सही होगा बी। और अगला प्रश्न बताइए, हमारा 18वां प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है बताइए। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सर मोहन हंसता है, सकर्मक क्रिया है। अच्छा, सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक पूछ रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए सुधीर, अच्छा एक बात बता दूं, कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। जहां पर वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो वहां सकर्मक, जहां कर्म ना हो वहां अकर्मक। तो पूछ रहा है कौन सी सकर्मक नहीं है? सर सुधीर कार चलाता है, ये सकर्मक है, कार चलाने का कार्य कर रहा है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस चोर को पकड़ रही है, सकर्मक है। रामू को दवा पिलाओ, दवा यहाँ पर कर्म है, ये भी सकर्मक है। लेकिन मोहन हंसता है, सर हंसना एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सही होगा ए, ये सकर्मक नहीं है। ये कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए पता है तो बताओ, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी क्या है? ये भी एक लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? सर ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। कौन निकली है? देवनागरी। और हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? हिंदी भाषा की देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन है? गुरुमुखी होती है। चलिए आगे बढ़ जाइए, 20वां प्रश्न है, बताइए हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए सर, भारत के भावी प्रधानमंत्री, सर ये तो ठीक है, ये अशुद्ध नहीं है। और कौन सा? और पढ़िए, वह है सोमवार को आएगा, ये भी ठीक है। उसकी कमीज नई है, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है। वह है दंड देने योग्य है, ये गलत है। देने योग्य नहीं, दंड, वह है दंड पाने योग्य है।
ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका शुद्ध होगा, रट लीजिए, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। ये ऑप्शन बी वाला गलत है और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। वह दंड देने नहीं, वह दंड पाने योग्य है, शुद्ध होगा। एग्जाम में आया है सवाल, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए, गोबर गणेश में कौन सा समास है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जल्दी से जवाब दीजिए। सर, गोबर के गणेश, गोबर और गणेश मत करना, गोबर के गणेश, तो गोबर के गणेश, काकी के नानी ने, ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास। गोबर के गणेश, संबंध तत्पुरुष समास। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे और आगे बढ़ जाइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है हमारा। फिर से एक बार चलिए आगे चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है और 22वें प्रश्न के बारे में बताइए। बताइए क्या है प्रश्न? कि किस क्रमांक में वाक्यागत सही विराम है? सही विराम चिन्ह कौन से वाक्य में लगा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो और पूर्ण विराम, जब बात खत्म हो तो पूर्ण विराम ही आता है और यही वाला ठीक है। ऑप्शन ए इसमें ही लगा है सही। बाकी में देखो, मैं कब कहाँ, अब देखिए मैं कब कहाँ, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ कॉमा होना चाहिए, अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम नहीं लगा। कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में, तो सर कैसे प्रश्नवाचक है, यहाँ प्रश्नवाचक आना चाहिए, ये भी गलत है। और ये देखिए कि एक बार मोहन जयपुर गया था और वहाँ से पुस्तकें खरीद लाया, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। डी भी गलत। सही वाला जो वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, ऑप्शन ए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ऑप्शन ए। हमारे 22 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? सर, कन्नौजी आती है, अवधी आती है, बांगरू, लेकिन तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए। सर, भक्ति काल के हैं, तो कौन सी काव्य धारा? भक्ति काल की 2 धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। किसके हैं? निर्गुण। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा में ये अंतर है कि सर कबीरदास भक्ति काल के कवि तो हैं, भगवान की पूजा 2 तरीके से की गई। जिन्होंने भगवान की पूजा मूर्ति के साथ की, ऐसे कवि जिन्होंने भगवान पर नाम लेकर लिखा, वो क्या कहलाए? वो सगुण काव्य धारा के कहलाए। और जिन्होंने बिना नाम लिए ही भगवान के ऊपर लिखा, वो निर्गुण काव्य धारा कहलाए। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। और चलिए सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। बताइए। सार्वनामिक विशेषण काहे से बनते हैं? बताओ सर, सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं? ये सर्वनाम से बनते हैं। ऑप्शन सही होगा सी। कैसे? जैसे मैंने कहा, वह पतंग मेरी है, कहा हमने। तो सर ये जो वह है, ये अभी सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। इसलिए सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, क्योंकि वह एक सर्वनाम है। चलिए, वह सर्वनाम था और अभी सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वह सर्वनाम नहीं रहता, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ध्यान रखो। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन
पार्श्विक व्यंजन है? बताइए, बताइए, पता है तो बहुत शानदार प्रश्न है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पता है? पता है तो बताओ भाई, यदि अगर पता है तो बताइए। सर पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए बढ़ जाइए। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा PDF को थोड़ा सही कर लूं। चलिए चलिए बताइए, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? क्या आपको पता है? सर धुंधला में ला प्रत्यय है। कौन सा? ला। प्रत्य शब्द के पीछे लगता है उपसर्ग आगे। प्रत्य और उपसर्ग को एक साथ शब्दांश भी कहते हैं। प्रत्य उपसर्ग को एक साथ क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? सर गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक है। अच्छा, और नदी ये जातिवाचक है। गाय जातिवाचक है, आम जातिवाचक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी वर्ग या जाति का संबोधन हो तो वह जातिवाचक, और किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम ले दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहूँ पर्वत, तो पर्वत में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। और मैं कह दूं हिमालय, सर दुनिया में उस जैसे बहुत सारे हों तो जातिवाचक, और दुनिया में उस जैसा सिर्फ एक हो तो व्यक्तिवाचक। पर्वत बहुत सारे हैं, हिमालय एक है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक, और उस जैसे बहुत सारे हैं तो जातिवाचक। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। कौन सा शब्द विशेष है? अच्छा, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। सर जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है। अर्थात संज्ञा, संज्ञा को ही विशेष कहा जाता है। बताओ इसमें संज्ञा। मधुर एक विशेषण है, आसीन विशेषण है, सर कर्मठ विशेषण है, सर अग्न एक संज्ञा है। ऑप्शन बी यही विशेष है, अग्न विशेष है, अग्न विशेष है। चलिए आगे बताइए। हमारा 30वां प्रश्न है, बहुत शानदार। 60 प्रश्नों की बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आता हूँ। जुड़ जाइए रात्रि 8 बजे। चलिए समूहार्थक शब्द बताइए। समूहार्थक का मतलब है जो शब्द समूह का बोध कराए, अर्थात पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा वाला शब्द बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, नया हो सकता है आपके लिए। बताइए। सर कौन सा समूहार्थक है जो समूह का बोध कराए? तो सर समवाय, ये समवाय समूहार्थक शब्द है। अच्छा कैसे? समवाय का मतलब होता है ढेर, ढेर, किसी का भी ढेर, किसी भी ढेर को समवाय बोलते हैं। किसी का भी ढेर हो, गेहूं का ढेर, धान का ढेर, अनाजों का ढेर, उसे समवाय बोलते हैं। और समवाय का मतलब ढेर है, और ढेर एक समूहवाचक संज्ञा है। बहुत शानदार, नया प्रश्न था, नया प्रश्न था। ऐसे प्रश्न कम मिलते हैं, इसीलिए तो हम लोग रात्रि 8 बजे आते हैं। किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है? बताइए कहां पर है अपादान कारक? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इसी तरह आप तैयारी करिए। हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो जुड़ जाइए। सर कहां पर? तो देखिए कहां पर, वह सिंह से भीत हुआ, मतलब डर गया। भीत मीन्स है डर, वह सिंह से डर गया। और देखिए ये से का मतलब है अलग होना, डर के वह अलग हुआ ना, तो जब डर के वह अलग हुआ तो इसका मतलब है अपादान कारक। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है।
ठीक है। जैसे डर की बात की जाए, किसी की तुलना की जाए, किसी की सुंदरता बताई जाए, राधा मीरा से सुंदर है, यहाँ भी अपादान है, क्योंकि एक वस्तु दूसरे से अलग है। और जब एक वस्तु दूसरे से अलग हो तो क्या कहलाता है सर? ये कहलाता अपादान कारक। अपादान कारक। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, हमारे शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह लाइन किसकी है? यह उक्ति किसकी है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और 33वां प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम किसने सुझाया था? सर, ये राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले हिंदी नाम सुझाया था। और बताइए कौन सा स्वर नहीं है? और प्रश्न नंबर 34, कौन सा वर्ड स्वर नहीं है बताइए? सर, डी वाला, ये यहाँ स्वर नहीं है, इसे तो पंचम अक्षर वर्ड कहते हैं, या फिर हम इसे अनुनासिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अनुनासिक भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बहुत बेहतरीन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग का कौन सा अक्षर नहीं है? सर, टा वर्ग का टा, ठा, डा, ड़ा, लेकिन घा नहीं होता। ये तो का वर्ग का है, ये तो का वर्ग का है। 36 से 40 गद्यांश है, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। बहुत बेहतरीन, डेली गद्यांश हम पढ़ेंगे। चलिए, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और क्या, एक ही तरह से और अभी पढ़े देते हैं गद्यांश। और समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते, जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे व्यक्तियों के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं, हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ में अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। इसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता। चलिए, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? हमारे 4 प्रश्न हैं गद्यांश से रिलेटेड, 4 प्रश्न, इसके बाद 20 प्रश्न और बचेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? भीड़ में कवि, भीड़ में कवि। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? सर, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। ऑप्शन डी, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। गद्यांश के प्रश्न थोड़े फास्ट करते हैं, गद्यांश के प्रश्न थोड़े तेजी के साथ करते हैं। भीड़ किन के लिए रुकावट है? सर, भीड़ किन के लिए रुकावट है?
तो सही होगा मोटर में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए। और अगला प्रश्न है कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का विरुद्ध भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। और गद्यांश का आखिरी प्रश्न है कि भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सर भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी लोग करते हैं, सत्ताधारी। गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। 20 प्रश्न और हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। दिए गए निर्देश में पर्यायवाची बताइए, बताइए पर्यायवाची। 41 प्रश्न है, निश्चित का पर्यायवाची क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। निश्चित का नियति नहीं होता, नियति होती है मनसा, आपके इरादे, लेकिन निश्चित का अर्थ होता है जो चीज निश्चित है, अनिवार्य है, नियत। नियत को निश्चित कहते हैं, कांस्टेंट। चलिए बताइए, पता है? पता है तो बताइए सूरज का पर्यायवाची क्या है? सूरज का पर्यायवाची बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर सूरज का पर्यायवाची तरड़ी होता है। क्या होता है? तरड़ी। और जलधि का पर्यायवाची क्या है? जलधि का पर्यायवाची शब्द बताइए। सर जलधि किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र। जलधि धा बना है। अगर होता जलद तो जो जलद होता, ये जलद होता है बादल का, जल देने वाला। जलधि मीन्स जल धारण करने वाला, अर्थात ये समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ जाइए। 44 से 45 नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करिए। एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 44वां प्रश्न, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? यदि कोई व्यक्ति दरोगा था, है ना, उसकी कुछ गलतियां पाई गई, उसे सिपाही बना दिया गया, तो क्या कहलाता है ये? जिस पद से था उस पद से उसे नीचे कर दिया गया, क्या कहलाएगा? पदोन्नति कहलाएगा कि पदोन्नति? सर पदावनति कहलाएगा। जब कोई अपने पद से नीचे आता है तो पदावनति, अपने पद से ऊपर जाता है तो पदोन्नति होती है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन सही होगा डी। इस प्रश्न का 44 का ऑप्शन सही होगा डी। चलिए बताइए, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? बताइए। सर ज्येष्ठ का मतलब भी बड़ा है, वरिष्ठ का मतलब भी बड़ा है, तो ध्यान से सुनिए। जो आयु में बड़ा हो उसे ज्येष्ठ कहते हैं। जो गुण या पद में बड़ा हो, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो, जो गुण में बड़ा हो उसे वरिष्ठ कहते हैं, और जो आयु में बड़ा हो उसे ज्येष्ठ कहते हैं। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, चलिए निर्देश पढ़िए। क्या है प्रश्न? 46 से 49 त्रुटिपूर्ण भाग बताइए। क्या बताना है? 46वां क्वेश्चन है। इसमें कौन सा वाक्य में कहां पर गलती है बतानी है, बताइए। 46 में जो वाक्य लिखा है कहां गलती है? मेरी समझ में अभी तक नहीं, अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। 46वां में क्या आपको कहीं गलती दिख रही है? ये जो वाक्य खंडों में बटा है, क्या कहीं गलती है बताइए। सर गलती है यहाँ पर। मेरे से क्या संबंध है? मेरे से नहीं, मुझसे होना चाहिए। तो कहाँ गलती है? विकल्प डी में गलती है, विकल्प डी में गलती है, मुझसे होना चाहिए। चलिए 47वां बताइए, 47वां बताइए, ढूंढिए गलती। मैं कुछ का कुछ लिख दिया, कोई त्रुटि नहीं, क्या आएगा? कहाँ गलती है? अगर गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प पर टिक करिए। सर यहाँ गलती है। मैं कुछ का कुछ, मैं की जगह होना चाहिए मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, अर्थात गलती में है, और मैं ऑप्शन होगा ए। मैं किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन होगा ए। चलिए
चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है। 47वां कंप्लीट हो गया है। 48वां प्रश्न बताइए। 48वां प्रश्न बताइए, कहां पर गलती है? मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, कहां पर गलती है? क्या गलती है? मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, क्या गलती है? सर कोई त्रुटि नहीं है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, इसमें डी विकल्प होगा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा। और 49वां बताइए, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्या गलती है इसमें? कहाँ गलती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत शानदार सर, इसमें गलती है उसकी आंखों से आंसू हमेशा आंखों से ही बहते हैं, आंखों शब्द नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बी में गलती है, ये होना चाहिए उसके आंसू बहते हैं, है ना। आंसू हमेशा आंखों से ही बहते हैं, आंख लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई कहे वह कान से सुनता है, तो भैया कान ही से सुनेगा, तो कान वर्ड ज़रूरी नहीं है आप लेकर आओ, आप ऐसे भी बोल सकते हो वह सुनता है, क्योंकि सबको पता है वह कान से सुनेगा, सबको पता है आंसू आँख से आते हैं, तो आँख वाला शब्द नहीं आना चाहिए, व्याकरण कहती है। और बताइए किस पंक्ति में अपतु अलंकार है? अपहूत अलंकार है, पहली बार नाम सुना होगा, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो अपहूत अलंकार है, यह चंद्र नहीं मुख है, ये अलंकार आपके लिए प्रश्न जरूरी भी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, फालतू प्रश्न है, आंसर सही होगा डी। और चलिए चलिए, ये प्रश्न जरूरी हैं, जो जरूरी है मैं बताता हूँ, और लगभग सभी प्रश्न जरूरी हैं, एक आधा प्रश्न कहीं इधर उधर का भटक के आ जाता है। चलिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? बहुत बेहतरीन, मैं 60 प्रश्न 8 बजे लेकर आता हूँ, 60 हिंदी के एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न। आप लोग हमारे क्लास को शेयर करिए, जिन लोगों को, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके दोस्त मित्र हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारी चैनल की लिंक उनको भेज दीजिए, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में मदद हो सके, ठीक है। और क्लास को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है कि आपके पास जब मैं 8 बजे वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हाँ 8 बजे सर की क्लास आ गई है। तो आप क्लास को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह इच्छावाचक वाक्य है, कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विराम चिन्ह छूटा है? अच्छा, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ प्रयोगशाला जाते हैं, बताइए कौन सा विराम चिन्ह यहाँ नहीं लगा? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी महसूस हो रही है? सर यहाँ कॉमा होना चाहिए था, मोहन कमल और सुरेश, यहाँ कॉमा, यहाँ पे कहाँ कॉमा होना चाहिए था? यहाँ पर, यहाँ तो अल्प विराम छूटा है। कॉमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। विराम चिन्हों की संख्या 20 है, हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह अल्प विराम ही है। और चलिए हमारा 53वां सवाल, बस कुछ ही मिनट की बात और है। रेखांकित शब्द में उपयुक्त विलोम शब्द भरिए। सर यहाँ पे विलोम शब्द भरना है, किसका विलोम भरना है? इस रेखांकित शब्द का। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न का विलोम शब्द यहां भर दीजिए, संपन्न व्यक्ति की। सर संपन्न व्यक्ति क्या होगा? संपन्न का विलोम विपन्न होता है, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अर्थात बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, ये पूछ रहा है, बताइए।
सर जिनके अंत में पा लगा हो या ता लगा हो तो ये पहचान है, उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? सर कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, उद्गम। उद्गम शब्द तत्सम है। ये कोर्ट, ये कौन सा है? ये अंग्रेजी भाषा का है। अजीब विदेशत शब्द है। और खेत तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है। विज्ञान, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? सर विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है। और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। विज्ञान में वि उपसर्ग है। और बहुत शानदार प्रश्न, गलत मत करना, गलत होने के चांस ज़्यादा है। हमने आपको वार्निंग दे दी है। राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सर राकेश का राक धन ईस मत करना, राका धन ईस गुण स्वर संधि। ऑप्शन डी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राकेश का रट लो, राका धन ईस बहुत बार पूछता है और पता है तो बताओ। प्रश्न नंबर 58, साहित्य और समाज का अन्यान्श्रित संबंध है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है? बताइए। अन्यान्याश्रित लिखा है जो, ये कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा बताइए। सर ये लिखा जाएगा, ये अन्योन्याश्रित होता है। जो ऑप्शन बी में लिखा है ना, अन्योन्याश्रित, ऐसा ही लिखा जाएगा ऑप्शन बी। और नरोत्तम में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन। बस 2 प्रश्न और बचे हैं। रात्रि 8 बजे ज़रूर आइए, ज़रूर आइए रात्रि 8 बजे। एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न करवाते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास है? सर इसका समास विग्रह करो। नरों में उत्तम, नरों में उत्तम अर्थात विभक्ति आई है। और कौन विभक्तियों वाला समास कौन सा होता है? सर ये तत्पुरुष समास है। और पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष, तो मैं और पर विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन सही होगा बी, तत्पुरुष समास है। और आज का आखिरी प्रश्न कि ज्ञा वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? बताइए। आखिरी प्रश्न है। आपके इस प्रश्न के साथ 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बहुत बेहतरीन। रात्रि 8 बजे। सर ज्ञा किससे मिलकर बना है? हलंत जा, जा और या से बना है, लेकिन हलंत जा प्लस या से। ऑप्शन सही होगा वी, ये ज्ञा बना है। और बहुत बढ़िया 60 प्रश्न कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा हमारा। और आपको मैं बता दूं, रोज़ रात्रि 8 बजे आइए और सभी लोग हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। किसी को ज़रूरत हो, आपके कोई टेलीग्राम पे ग्रुप हो, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप हो, उस पे शेयर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि और लोगों की मदद हो। और क्लास को सब्सक्राइब करिए, बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आते हैं रात्रि 8 बजे। किसी का भी पेपर दीजिए, ये प्रश्न एग्ज़ाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। टेट सुपर टेट सी टेट किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए वहां, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल 8 बजे फिर से नए बेहतरीन 60 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।